हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका नूब केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे और मुझे आशा है कि फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक इसे अपन क्या बोलते हैं? त्रिविम जालक भी बोलते हैं। त्रिविम जालक भी बोलते हैं, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइन लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस। और इसे हम बोलेंगे थ्रीडी। इसका मतलब है 3D है, 3D लैटिस है आपका, ठीक है। ओके, तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, भाई ठोस जो होगा वो किससे मिलकर बना होगा? वो आपके परमाणु होंगे, अणु होंगे अथवा आयन होंगे, यानी किसी न किसी कण से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो कोई भी क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस उनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। और ज्यामिति कौन सी होती है? 3D। 3D का मतलब है त्रिविम, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होकर एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। आगे होता है मात्रक कोष्टिका। आगे क्या है? मात्रक कोष्टिका। इसे अपन एकक कोष्टिका भी बोलते हैं। और सिंपल सी बात है, इसे अपन बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। सेल, देखो नाम सेल आ रहा है, आपको पता है हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से, है कि नहीं? करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर हम बने हुए होते हैं। ऐसे ही सेल से, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? आपका क्रिस्टल ठोस बनता है। तो किसी भी क्रिस्टल जालक की वह सबसे छोटी इकाई, किसी भी क्रिस्टल जालक की वह सबसे छोटी इकाई जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर, यानी 3D में बार बार रिपीट करेंगे। 3D का मतलब है लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। तो किसी भी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई, छोटी से छोटी इकाई जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर वापस से पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, एकक कोष्टिका कहलाती है। आई बात समझ में? और जो एकक कोष्टिका जिन कणों से मिलकर बनी होती है, उन कणों को, ये जो अवयवी कण है ना, इन अवयवी कणों को हम क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। क्या बोलते हैं इनको अपन? जालक बिंदु। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मैं ईंट ले रहा हूं, ठीक है भाई। ईंट क्या होती है? एकक कोष्टिका। सबसे सिंपल चीज है ईंट। अब मैंने ईंट के यहाँ पे ईंट रखी, ईंट की लंबाई में दूसरी ईंट, फिर तीसरी, फिर चौथी, ये होगी एक विमीय गति। फिर मैं ईंट के बगल में ईंट, ईंट के बगल में ईंट, ऐसे कर रहा हूं मैं। और फिर उसके बाद मैं ईंट के ऊपर ईंट रखना स्टार्ट करता हूं, यानी कि लंबाई में गई, चौड़ाई में गई और ऊंचाई में गई। क्या बन जाती है? आपकी दीवार। इसका मतलब दीवार क्या हो गया? आपका क्रिस्टल जालक। और वो दीवार किससे मिलकर बनी? ईंटों से। तो ईंट क्या हो गई? आपकी एकक कोष्टिका है। और ईंट जिन कणों से मिलकर बनी हुई है उन्हें अपन क्या बोल देते हैं? अवयवी कण। इनको अपन क्या बोल देते हैं? जालक बिंदु बोल देते हैं। आगे बात समझ में? तो ये तीनों जो टर्म्स है ये आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं। तो अब अपन बात कर रहे हैं एकक कोष्टिका। तो एकक कोष्टिका का मैं बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। देखेंगे, मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं एकक कोष्टिका का, ठीक है। ये देखिए ऐसा। तो हमें पता है, जैसे कमरा, आपका एक कमरा ले लो। हमारे कोर्स में घनीय क्रिस्टल है, क्रिस्टल 7 प्रकार के अपन आगे पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में क्या है? घन है केवल। तो ये घन है, क्यूब है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो देखें यहां पर मान लीजिए कि ये वाला जो एक्स एक्सिस है, इसको मैंने क्या बोल दिया? ए बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने? इसको ए बोल दिया, ओके। इसको मैंने ए बोल दिया, ठीक है, ए। आगे बात समझ में, इसको मैंने बी बोल दिया। ये भुजा जो ये वाली लाइन है यहां से लेके यहाँ तक, इसको बी बोल दिया। इसको मैंने क्या बोल दिया? सी बोल दिया। कोई दिक्कत? आपकी मर्जी है, मैं इसको बी ले लूं, इसको मैं सी ले लूं, कोई दिक्कत नहीं। घन में तो सभी लंबाइयां बराबर होती हैं, हमारे कोर्स में केवल घन है, ठीक है भाई। तो आप देखेंगे अगर आपने ए बी सी, तो 3 भुजाएं हो गई, यानी एकक कोष्टिका पैरामीटर। एकक कोष्टिका पैरामीटर की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो एकक कोष्टिका पैरामीटर 2 होते हैं। एक होता है एकक लंबाई, एकक लंबाई, या इसे अपन बोलते हैं कोर लंबाई, या इसे अपन बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं इसको अपन? भुजा। इसको अपन बोलते हैं यूनिट लेंथ। एकक यूनिट होता है लेंथ, ठीक है। कोर को कोर बोलेंगे, कोर लेंथ बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। और इसको अपन साइड बोलते हैं। और दूसरा होता है अक्षीय कोण।
दूसरा कौन सा होता है? अक्षीय कोण। यह इसको अपन बोलते हैं अंतराफलक कोण। अंतराफलक कोण बोलेंगे इसको, अंतराफलक कोण। ठीक है, दिस इज एक्सियल एंगल और ये होते हैं इंट्राफेशियल एंगल। इंट्राफेशियल एंगल। तो आप देखेंगे हमने देखा कि तीन भुजाएं हैं ए बी और सी, तो तीन तो भुजाएं हो गई ए बी और सी। अच्छा अब देखो इनके बीच का कोण भी तो है, यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, तीन कोण भी हो गए। इसका मतलब ये हुआ, तो मैं इसको सिंपल सा समझने के हिसाब से ए के सामने का मैं एंगल अल्फा बोल दूं, बी के सामने का मैं बीटा बोल दूं और सी के सामने का मैं गामा बोल दूं। तो आप देखेंगे तीन ही इसमें कोण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसका मतलब है एकक कोष्ठिका पैरामीटर कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। तीन तो लंबाइयां हो गई, तीन कोण हो गए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? ऐसी एकक कोष्ठिका, ऐसी एकक कोष्ठिका जिससे नहीं, ऐसे नियतांक या ऐसी संख्याएं या वे मान जिससे एकक कोष्ठिका की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले, उसे अपन क्या बोलते हैं? एकक कोष्ठिका पैरामीटर, यूनिट सेल पैरामीटर। और भैया ये इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक लंबाई में और अक्षीय कोण में। ठीक है ना, लेंथ जो होती है, भुजाएं जो होती हैं, तीन होती है एबीसी, और ऐसे उनके मध्य के जो कोण होते हैं वो तीन होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। यानी कुल मिला के एकक कोष्ठिका पैरामीटर कितने हो गए? 6 हो गए, एबीसी और अल्फा, बीटा और गामा। ये मैंने आपका डायग्राम बनाया किसका? यूनिट, अपने यूनिट सेल का, यानी एकक कोष्ठिका। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब अपन बात करेंगे, ठीक है ना, एकक कोष्ठिका के भाग। एकक कोष्ठिका के भाग। पहला, ठीक है, कोने यानी कॉर्नर। देखो एकक कोष्ठिका समझने के लिए आप अपने कमरे को इमेजिन कर लीजिए। आप जिस कमरे में बैठे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, उस कमरे को आप घन मान लीजिए। उस कमरे को क्या मान लीजिए आप? एकक कोष्ठिका। क्या मान लीजिए? एकक कोष्ठिका। बात सही है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ आपके कमरे में कितने कोने हैं, तो आप 8 गिनोगे, है कि नहीं? अभी भी मैंने क्या बनाया था? अभी भी मैंने एक एकक कोष्ठिका बनाई थी। देखो आप देखो यहाँ पे कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका मतलब है किसी भी एकक कोष्ठिका में, यानी किसी भी कमरे में कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 तो छत के कोने होते हैं और 4 फर्श के कोने होते हैं। 4 तो किसके होते हैं? छत के कोने होते हैं और 4 किसके होते हैं? फर्श के कोने होते हैं। ठीक है, चलिए फिर अपन बात करते हैं, अगला जो है वो होता है फलक। फलक अपन बोलते हैं फेस। अच्छा बताओ किसी भी एकक कोष्ठिका में फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आप जिस कमरे में बैठे हैं 4 तो दीवारें हैं, एक छत है और एक फर्श है। कितने हो गए फलक? 6 हो गए। ठीक है भाई, कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किनारे की। किसकी बात करते हैं? किनारे, यानी कि एज की। ठीक है ना, इसको एज बोलते हैं। ठीक है भाई, तो किनारे कितने होते हैं? आपके टोटल किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। किसी भी कमरे में कितने किनारे होते हैं? 12। बहुत सिंपल सी बात है, कोने से कोने को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इन कोनों को जब लाइन मिलाते हैं तो ये लाइन क्या कहलाती है? किनारा। तो आप खुद देखें कितने होते हैं। देखो 4 तो आप छत पे देख लो, 4 कोने जो छत पे होते हैं उनको मिला के देख लो। ठीक है, 4 तो वो किनारे हो जाएंगे, 4 ही नीचे वाले किनारे हो जाएंगे। इसके अलावा फिर दीवारों पे होते हैं ऐसे, यानी अगर अपन यहाँ पर देखना चाहें, ठीक है भाई, तो देखो ये किनारा 1, ये 2, ये 3 और ये 4 किनारा, ऐसे ही ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 किनारा। इसके अलावा ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, यानी टोटल किसी भी कमरे में किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है भाई। डी, काय केंद्र। काय केंद्र, इसे अपन बोलते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, किसी भी कमरे का सेंटर कितना होगा? केवल 1 होगा। काय केंद्र किसी भी एकक कोष्ठिका का कितना होता है? 1 होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारी पूरी बॉडी है, हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है? नाभि होती है ना। तो ऐसे हमारे कमरे का जो सेंटर होगा वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, बिल्कुल हवा में होगा, बिल्कुल बीचों बीच कमरे के। ठीक है भाई, तो किसी भी एकक कोष्ठिका में काय केंद्र कितना होता है? केवल 1 होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन फलक विकर्ण पर। कहाँ आते हैं? फलक विकर्ण पर। इसे अपन बोलते हैं फेस डायगोनल। फेस डायगोनल।
तो किसी भी फलक पर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 2। देखिए मान लीजिए ये वाली दीवार जो है, ये दीवार ये आपकी क्या है? विकर्ण है। यहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक का बोर्ड का ये वाला कोना और बोर्ड का दूसरा वाला कोना, यहां से अगर अपन एक लाइन खींचे तो ये एक विकर्ण बन गया। ऐसे यहां से लेकर यहां तक का एक विकर्ण बन जाएगा। सही है कि नहीं? तो किसी भी एक दीवार पे आप कितने विकर्ण खींच सकते हो? 2। टोटल कितने विकर्ण खींच सकते हो? 12। तो अगर फलक विकर्ण की बात करें तो फलक विकर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। और एक लास्ट होता है काय विकर्ण। लास्ट क्या होता है? काय विकर्ण। इसे अपन बोलते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल। तो किसी भी कमरे में यानी किसी भी एकक कोशिका में कितने काय विकर्ण खींच सकते हैं अपन? 4। कितने? 4। देखो बहुत सिंपल सी बात। देखो यहां पर आपको छत का कोना लेना है, रस्सी बांधी छत के कोने पर, ठीक है भाई। और यहां पर आप फर्श के कोने पे आ जाइए। फर्श के कोने यहां से लेकर यहां तक की एक रस्सी बन जाएगी। ठीक है। यहां पे छत का कोना तो यहां पे फर्श का कोना। ठीक है भाई। यानी मैं आपके सामने हूं, यहाँ पे अपन 3D अपन बोर्ड पे, हम बोर्ड पे 3D नहीं देख सकते हैं, बोर्ड सिर्फ 2D में होता है। तो आप इमेजिन करिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो मेरे सामने बिल्कुल यहाँ छत का जो कोना होगा इस तरफ, वहां पे रस्सी बांधनी है और उसको यहां से लेके जाएंगे, जो मेरे सामने जो फर्श का जो नीचे वाला कोना होगा वहां पे रस्सी बांधनी है। आप देखेंगे कि इस छत का कोना और उस फर्श का कोना जब उसका रस्सी बांधोगे तो बिल्कुल कहां से गुजरेगा? बीच के सेंटर में से, यानी काय विकर्ण में से गुजरेंगे। कहां से गुजरेंगे? काय विकर्ण। देखो ये काय विकर्ण में से गुजरता है, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच होता है। आगे बात समझ में? ऐसे ही क्या होगा? ऐसे क्या होगा कि भाई यहाँ का जो नीचे वाला फर्श का जो यहाँ पे जो फर्श का जो कोना होगा, यहाँ छत के कोने से मिलाना है, सेंटर में से होकर गुजरेगा। ऐसे यहाँ जो फर्श का छत का कोना होगा यहाँ फर्श के कोने से मिलाएंगे, ऐसे ये वाला इस तरह यूं मिल जाते हैं। कहने का मतलब है ये 2D में होता है, इसलिए अपन को पहचान नहीं पाते हैं। आपको इमेजिन करना पड़ेगा हमारे कमरे के अंदर में कुल कितने विकर्ण खींच सकते हैं, कुल कितने काय विकर्ण खींच सकते हैं? 4 खींच सकते हैं। और चारों के चारों पक्की बात है कहां से गुजरेंगे? काय केंद्र में से होकर गुजरेंगे। काय केंद्र कहां होता है? हमारे कमरे में बिल्कुल बीचों बीच हवा में होता है। ठीक है भाई। तो ये हमारे एकक कोशिका के भाग होते हैं। कोने 8 होते हैं, ध्यान रखिएगा। फलक 6 होते हैं, ध्यान रखिएगा। किनारे 12 होते हैं, मनन करिएगा। काय केंद्र 1 होता है, ध्यान करिएगा। फलक विकर्ण 2 होते हैं, कैसे खींचे जाते हैं मैंने आपको बताया है। और काय विकर्ण थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बोर्ड पे आपको चीज समझा नहीं सकूंगा, इसलिए काय विकर्ण समझ जाइए कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये हो गए आपके एकक कोशिका के भाग। अब बात आती है इनके योगदान की। ठीक है ना? किसकी बात आती है? इनके योगदान की। योगदान मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन। योगदान का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई। अब अपन बात कर रहे हैं कोने की। कोने कितने हैं? 8। अब आप जिस कमरे में बैठे हैं, आप उस कमरे का कोई भी एक कोना, मान लीजिए मैंने छत का कोना देख रहा हूं, आप कंसंट्रेशन किस पे रखिए? अपनी छत के किसी एक कोने पे रखिए। रख दिया आपने। तो आप सोचिए क्या ये कोना केवल हमारे कमरे का है क्या? नहीं। हमारे इस कमरे के अगर बगल में आगे कमरा होता उसका भी छत का कोना होता। हमारे इस कमरे के इस दीवार के पीछे जो कमरा होगा उसके लिए भी वो कोना होगा। और जो पीछे कमरा है उसके जो बगल वाला कमरा होगा उसके लिए भी वो छत का कोना होगा। यानी छत का कोना 4 छत के कोने के काम आ रहा है। और ऐसे ही 4 कमरे इनके ऊपर भी तो बने हुए होंगे भाई। बहुत सिंपल सी बात है ना। बिल्कुल जैसे मान लो कि मैंने फर्श का कोना ले लिया, ये फर्श का कोना है, ये वाला जो फर्श का हमारा कोना है, इस तरफ में जो फर्श का कोना है इसको हम देख पा रहे हैं। लेकिन क्या ये कोना सिर्फ हमारा है? नहीं। हमारे पास में जो दीवार है, उस दीवार के जो उस तरफ कमरा है उसका भी एक कोना होगा। इस दीवार के जो पीछे कमरा है उसका भी एक कोना होगा। उस दीवार के जो पीछे कमरा है उसके जो बगल में कमरा होगा उसके लिए भी वो कोना होगा। तो फर्श का ये कितने के काम है? 4 के। लेकिन ऐसे ही हमारे इस फर्श के नीचे भी अगर मान लो 4 कमरे होते तो उनके लिए छत का कोना हो जाता। तो इसका मतलब है एक कोना जो होता है वो 8 कमरों के काम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोने का योगदान है वो कितना है? 1/8। बड़ी सिंपल सी बात है भाई। अगर मान लो कि मैं 1 रुपया किसी बच्चे को देता हूं और मैं बोलता हूं कि ये 8 बराबर भागों में बांटो, तो कितना आएगा? 1/8 आएगा। ऐसे ही तो हमारे किसी भी कमरे के कोने का, किसी भी एकक कोशिका के कोने का योगदान कितना होता है? हमेशा 1/8। ये ध्यान रखो आप। ठीक है ना? ऐसे ही फलक की बात करें तो फलक का योगदान कितना होता है? 1/2। कैसे होगा? 1/2 कैसे होगा? ये हमारी दीवार है, ये हमारे भी कमरे के काम आ रही है, और इस दीवार के जो पीछे कमरा है उसके लिए भी ये दीवार काम आ रही है। इसका मतलब एक दीवार 2 कमरों के बीच में कॉमन होती है।
बोलो बात सही है कि नहीं है? एक दीवार जो होती है वो दो कमरों के बीच में क्या होती है, कॉमन होती है, तो एक के लिए क्या आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब ये है कि फलक का योगदान कितना होता है 1/2। आधा दीवार हमारे काम आएगी, आधी दीवार पड़ोसी के काम आएगी, ठीक है भाई। किनारे का योगदान, ठीक है, जो किनारे का योगदान होता है वो कितना होगा 1/4। आप जरा गौर करिए, आप अपने कमरे का कोई भी एक छत का कोना लो और उसी लाइन में एक फर्श का कोना लो, ले लिया अपन ने ऐसा, ये किनारा हो गया, ये किनारा हमारे इस कमरे का है, इस दीवार के पीछे जो कमरा है उसका भी एक किनारा होगा, इस दीवार का जो पीछे वाला कमरा होगा उसका भी एक किनारा होगा, और हमारे इस कमरे के उस बगल में जो कमरा होगा उसके लिए भी एक किनारा होगा। यानी एक किनारा जो होता है वो 4 कमरों के काम आता है। आगे बात समझ में, 4 एकक कोष्ठिकाओं के काम आता है। तो इसका मतलब है एक के लिए कितना काम आएगा 1/4। आप इसको ध्यान कर लीजिए, किनारे का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/4 होता है, और जो काय केंद्र होता है वो तो हमारे कमरे के ही काम आएगा, क्योंकि हमारे कमरे का सेंटर जो है वो हमारे कमरे में ही पाया जाएगा, वो पड़ोसी के कमरे के लिए काम नहीं आएगा। आगे बात समझ में, कभी ऐसा आपने सोचा है क्या कि मेरे इस कमरे का सेंटर कहाँ पाया जाएगा, पड़ोसी वाले किसी कमरे के सेंटर में? नहीं, ठीक है ना, हमारे कमरे का सेंटर हमारे कमरे के ही काम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एकक कोष्ठिका का जो काय केंद्र होता है वो केवल उसी कमरे के ही काम में आता है, इसलिए काय केंद्र में योगदान कितना हो गया 1। ये आपको भैया पक्के से अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर भी न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं, आंकिक प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कोने कितने हुए किसी भी एकक कोष्ठिका के 8, फलक कितने हुए 6, किनारे कितने हुए 12, काय केंद्र कितना हुआ 1, फलक विकर्ण कितने हुए 2, काय विकर्ण कितने हुए 4, कोने का योगदान कितना है 1/8, फलक का योगदान कितना है 1/2, किनारे का 1/4, काय केंद्र का केवल 1, ठीक है भाई। ये ध्यान रखिएगा, इस पर देखो अपन प्रश्न करते हैं, अपन न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, चलो अपन न्यूमेरिकल इसका एक बार बाद में करते हैं, इससे पहले अपन इसका एक क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो एकक कोष्ठिका जो होती है, ठीक है ना, यूनिट सेल, इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सरल एकक कोष्ठिका, ठीक है, सरल एकक कोष्ठिका से अपन क्या बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, यानी SUC। इसी का एक नाम होता है आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका, ठीक है। इसे अपन क्या बोलेंगे प्रिमिटिव, क्या बोलेंगे इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, शॉर्ट में बोलेंगे PUC, ठीक है भाई। तो आपको ये इसके शॉर्ट टर्म्स ध्यान रखने हैं, SUC PUC, हम बार बार इन्हीं का जिक्र करेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका, क्या होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका, ओके। देखो अब आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल सी बात है, किसे बोलते हैं सरलतम एकक कोष्ठिका। ध्यान रखिए, मैं यहां पर एक एकक कोष्ठिका बना रहा हूं, ठीक है, और बहुत सिंपल डेफिनेशन बनेगी इसकी, ठीक है। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के केवल कोनों पर पाए जाते हैं। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के केवल कोनों पर पाए जाते हैं सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है, सरलतम एकक कोष्ठिका कहलाती है। कोई प्रॉब्लम? हमारा जो कमरा है उसमें 8 कोने हैं, उन 8 कोनों पर एक एक फुटबॉल लगा दो, तो ये हमारा जो कमरा है वो कौन सा बन जाएगा सरल एकक कोष्ठिका, PUC या SUC कहेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों के साथ, यानी कोनों पे तो पाए जाएंगे, ये तो पक्का है, कोनों के साथ साथ किसी अन्य भाग के केंद्र पर, किसी अन्य भाग कौन सा हो सकता है? फलक हो सकता है, फलक का केंद्र हो सकता है, काय का केंद्र हो सकता है, किनारे का केंद्र हो सकता है। आगे बात समझ में? तो ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ किसी अन्य भाग के केंद्र पर भी पाए जाएं कहलाएगी केंद्रित एकक कोष्ठिका। बात सही है। अब इस केंद्रित एकक कोष्ठिका को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है? काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसे अपन बोलते हैं अंतः केंद्रित। क्या बोलते हैं इसको? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल,
बॉडी सेंटर, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बीसीसी। क्या बोलेंगे इसको, बीसीसी। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसकी डेफिनेशन कैसे बन जाएगी, ऐसी एकक कोष्टिका, ठीक है, ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवीकरण यानी कि चालक बिंदु परमाणु कोष्टिका के कोनों के साथ साथ, कोनों पे तो पाए जाएंगे, कोनों के साथ साथ काय केंद्र, काय केंद्र मतलब इस कमरे का केंद्र कहाँ है, यहाँ, कोनों के साथ साथ उसके काय केंद्र पर भी पाए जाएं, काय केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है, बीसीसी कहलाती है। आगे बात समझ में, यानी हमारा जो कमरा है इसके 8 कोनों पर 8 फुटबॉल लगा दो और एक फुटबॉल क्या करो, बिल्कुल बीचों बीच लगा दो। बीचों बीच कहां पर, कमरे में हवा में लटकते हुए। अपने कमरे का जो केंद्र होगा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, वो कमरे के बिल्कुल बीचों बीच होगा, हवा में होगा, है ना भी, ठीक है, पंखे के नीचे होगा। ओके, अगला है फलक केंद्रित। अगला कौन सा होता है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इसे अपन बोलते हैं फेस सेंटर्ड। क्या बोलते हैं इसको, फेस सेंटर, शॉर्ट में क्या बन जाएगा, एफसीसी। आपको एफसीसी ध्यान रखना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है, ऐसी एकक कोष्टिका, ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवीकरण कोष्टिका के कोनों के साथ, कोने पे तो पाए जाएंगे, आगे बात सुन, कोनों पे तो पाए ही जाएंगे, इसके अलावा कहां पाए जाएंगे, फलक केंद्रित, फलक के केंद्र पर। फलक कितने हैं, 6 हैं। 6 कौन सा, देखो, ये ऊपर वाला फलक, नीचे वाला फलक, बायां फलक, दायां फलक, ये आगे वाला फलक और ये पीछे वाला फलक। यानी मैं यूं कह दूं कि आपके 8 फुटबॉल जो है आपके कमरे के 8 कोनों पर लगी हुई है। इसके अलावा जो 4 दीवारें हैं, जैसे एक दीवार ये है तो इसके सेंटर पे फुटबॉल लगा दो, इस दीवार के सामने की दीवार पर फुटबॉल लगा दो, इस दीवार के सेंटर पे फुटबॉल लगा दो, तो इस दीवार के इस बिल्कुल सामने इस दीवार पे सेंटर फुटबॉल लगा दो, एक फर्श के बीचों बीच फुटबॉल लगा दो, एक छत के बीचों बीच फुटबॉल लगा दो। 6 फलकों के केंद्र पर 6 कण आ जाएंगे, तो ये कहलाती है एफसीसी। और एक आखिरी होता है अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित, आप ध्यान देंगे, इसे अपन बोलते हैं अंतः, और ये क्या है, अंत्य केंद्रित। इसे अपन बोलते हैं एंड सेंटर्ड। क्या बोलते हैं इसको, एंड सेंटर्ड बोलते हैं, ठीक है भाई। शॉर्ट में बोलेंगे इसको ईसीसी। क्या बोलेंगे, ईसीसी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। मैं वापस से एक यूनिट सेल बना रहा हूं, वापस से क्या बना रहा हूं, यूनिट सेल। तो ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवीकरण कोष्टिका के कोनों के साथ साथ 8 कोनों पे तो पाए जाएंगे, इसके अलावा किन्हीं भी 2 सम्मुख फलकों, सम्मुख फलक का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने ये वाली दीवार के सेंटर पे फुटबॉल लगा दी तो मुझे दूसरा फुटबॉल इसके सामने की दीवार सम्मुख उसके सेंटर पे लगानी। अगर मैंने छत के सेंटर पे फुटबॉल लगा दी है तो मुझे फर्श के सेंटर पे फुटबॉल लगानी होगी। अगर मैंने इस दीवार के सेंटर पे फुटबॉल लगाई है तो मुझे इस दीवार के सेंटर पर ही फुटबॉल लगानी होगी। यानी ऐसे एक कोष्टिका जिसमें अवयवीकरण कोष्टिका के कोनों के साथ साथ किन्हीं भी 2 सम्मुख फलक, यानी अगर मैंने ये फलक ले लिया तो उसके सामने का फलक ये हो जाएगा, किन्हीं भी 2 सम्मुख फलकों के केंद्र पर पाए जाते हैं, उसे अपन बोलते हैं एंड सेंटर्ड, ईसीसी कहते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल है। अब इसके आगे का टॉपिक आता है, अगला जो भाग आता है वो है प्रति एकक कोष्टिका। प्रति एकक कोष्टिका अवयवीकरणों की संख्या। प्रति एकक कोष्टिका अवयवीकरणों की संख्या, यानी हमें ये देखना है कि हमारे कमरे के जो 8 कोने हैं उसमें फुटबॉल लगी हुई है। हमें लगेगा वो 8 के 8 फुटबॉल हमारी है, नहीं, आपको किसी एक कोने पर कंसंट्रेट करना है, ठीक है भाई, करते हैं चलो अपन। तो अपन ने इस पे कंसंट्रेट किया, ठीक है, इस कोने पे फुटबॉल लगी है, इस पे 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 लगी है, यानी 8 कोनों पर 8 फुटबॉल लगी है। लेकिन हमें पता है कि कोने का योगदान, कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8, तो इंटू 1/8 कितना आ गया, 1। यानी पीयूसी यानी सरल एकक कोष्टिका जो होती है उसमें अवयवी कणों की संख्या जो निकलती है केवल कितनी निकलती है, 1 निकलती है। अरे भाई, क्योंकि हमारा कोना जो कमरे का कोना है वो केवल हमारा नहीं है, बाकी 7 और दूसरे जो कमरे हैं उनके लिए भी काम आता है, ठीक है भाई। तो पीयूसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 1। आगे बात करते हैं बीसीसी। आपको 8 कोने दिख रहे हैं, 8 कोनों पर बॉल है, लेकिन कोने का योगदान कितना होता है, 1/8 प्लस एक आपको कण कहां दिख रहा है, एक अवयवी कण कहां दिख रहा है,
काय केंद्र पर सेंटर पर जिसका योगदान कितना होता है 1, मैंने आपको लिखवाया है काय केंद्र का योगदान कितना होता है 1, तो यहाँ क्या 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी बीसीसी में प्रति एकक कोशिका अवयवी कणों की संख्या कितनी निकल के आती है 2 निकल के आती है। ठीक है, फलक एफसीसी की बात करें 8 कोनों पर 8 फुटबॉल दिख रही हैं, 8 कण दिख रहे हैं, कोने का योगदान कितना होता है 1/8 प्लस 6 फलक दिख रहे हैं, 6 के 6 फलकों पे बॉल है, 6 के 6 फलकों पे कण लगा हुआ है, फलक का योगदान कितना होता है 1/2, कितना हो गया 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया। बात सही है। यहां चलेंगे एंड सेंटर पर ईसीसी पर, यहाँ पे 8 कोनों पर 8 कण दिख रहे हैं, कणों का योगदान कितना होता है 1/8, लेकिन 2 कण आपको कहां दिखाई दे रहे हैं फलक पर, फलक का योगदान कितना होता है 1/2, कितना आ गया 1 + 1 कितना आ गया 2, यानी पीयूसी में प्रति एकक कोशिका अवयवी कण 1 निकलता है, बीसीसी और ईसीसी में 2 निकलता है और एफसीसी में 4 निकल के आता है। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम? एकदम सिंपल है। इस पर क्या है बोर्ड में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी कई बार क्या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कि बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन में 1 2 3 4 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अपन न्यूमेरिकल से और समझ लेते हैं। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं, अपन इसके एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आइए अपन बात करते हैं। मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, प्रॉब्लम समझा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कोई न्यूमेरिकल देता हूँ उसको प्रॉब्लम बोलता हूँ। ठीक है, तो समझिएगा, मैं पहले प्रॉब्लम बोल देता हूँ आपको कि एक सरल घनीय जालक में, एक सरल घनीय जालक, क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ घन है, एक सरल घनीय जालक में अवयवी कण ए, अवयवी कण ए कोनों पर, जबकि अवयवी कण बी इसके काय केंद्र पर उपस्थित है। आगे बात समझ में, एक सरल घनीय जालक में, एक सरल घनीय क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण ए कोनों पर और बी इसके काय केंद्र पर पाया जाता है, तो उस क्रिस्टलीय ठोस का सूत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सूत्र। तो आपको क्या करना है, पहले आपने ए बी लिख दिया। ए कहां पाया जा रहा है? कोनों पर। बी कहां पाया जा रहा है? काय केंद्र पर। ठीक है, अच्छा ठीक है। कोने कितने होते हैं? 8। काय केंद्र कितना होता है? 1। कोने का योगदान कितना होता है? 1/8। काय केंद्र का योगदान कितना होता है? 1। कितना आ गया? 1। यहां भी कितना आ गया? 1, यानी ए 1 आ गया, बी 1 आ गया, यानी फॉर्मूला क्या हो गया? ए बी। यानी आपका जो क्रिस्टलीय ठोस है उसका फॉर्मूला क्या हो गया? ए बी। बहुत सिंपल सी बात है। आपको क्वेश्चन में कहा गया कि ए कहां पाया जाता है? कोनों पर। बी कहां पाया जाता है? काय केंद्र पर। हमने लिख दिया ऐसे कैसा। कोने कितने होते हैं? 8। कोने का योगदान कितना होता है? 1/8। काय केंद्र कितना होता है? 1। उसका योगदान कितना होता है? 1। तो ये भी 1 आया, यहां भी 1 आया, ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? ए बी। बहुत सिंपल है, आ गया होगा आपको समझ में। चलो अपन एक और करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। आपको बोलते हैं कि एक सरल घनीय ठोस में अवयवी कण x, अवयवी कण y और अवयवी कण z, ठीक है, क्रमशः केंद्र पर, केंद्र कौन सा है? काय केंद्र पर, कोनों पर और किनारों पर पाए जाते हैं, किनारों पर पाए जाते हैं। आगे बात समझ में, x काय केंद्र पर पाया जाता है, y कोनों पर पाया जाता है, z किनारों पर पाया जाता है। तो आपको सूत्र ज्ञात करना है। अब हमें पता है, हमें मालूम है काय केंद्र 1 होता है, कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं, किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। बात सही है ना? काय केंद्र योगदान कितना होता है? 1। आंसर कितना आ गया? 1। कोने का योगदान कितना होता है? 1/8। कितना आ जाएगा आंसर? 1। और किनारों का योगदान कितना होता है? 1/4। कितना आ जाएगा? 3। यानी क्या आया? x1 y1 z3। फॉर्मूला क्या बन गया? x y z3। दिस इज द फॉर्मूला। आगे बात समझ में, एक लास्ट न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है। आपसे बोलते हैं कि एक वही सरल घनीय ठोस है, अवयवी कण P, Q और R। ठीक है, समझिएगा, P, Q और R क्रमशः, ठीक है, क्रमशः किनारों पर
कोनों पर और फलक पर पाए जाते हैं। आगे बात समझ में, किसी भी संघनक ठोस में जो अवयवी कण P है वो किनारों पर पाए जाते हैं, अवयवी कण Q जो है वो कोनों पर पाए जाते हैं और अवयवी कण R जो है वो फलक पर पाए जाते हैं। अब इसमें आगे एक लोचा ये कर दिया है, उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किनारों पर से एक P कण को हटा दिया जाता है, किनारे पर से क्या करते हैं, एक P कण को हटा देते हैं, तो अब सूत्र ज्ञात करो। ठीक है भाई, तो आओ, हमें पता है किनारे कितने होते हैं 12, कोने कितने होते हैं 8 और फलक कितने होते हैं 6। हमें पता है फलक का वजन होता है 1/2, कोनों का होता है 1/8 और किनारों का होता है 1/4। बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किनारे तो 12 हैं, लेकिन 12 के 12 किनारों पर अवयवी कण P नहीं है। आगे बात समझ में, किनारे तो 12 हैं लेकिन 12 के 12 किनारों पर अवयवी कण P नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक को हटा लिया गया है तो भैया कण तो केवल 11 ही रह गए। कण कितने रह गए, 11 रह गए। इसका मतलब क्या आ जाएगा, लेकिन योगदान तो भैया चेंज होगा नहीं, किनारे का योगदान तो हमेशा 1/4 ही रहने वाला है। तो कितना आएगा 11/4, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 3। अब देखो ये भिन्न में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। मैं चाहता हूं कि कंप्लीट संख्या निकल गया है, तो ये 4 है ना, तो इसको भी 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से, तो 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना आ गया 11, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 12। यानी फॉर्मूला क्या बन गया, P है 11, Q है 4 और R है 12। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया इस वाले प्रॉब्लम का। बोलिए आपको कोई प्रॉब्लम इसके अंदर में, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया होगा। समझ में अगर समझ में नहीं आता तो एक बार इस टॉपिक को वापस से पढ़ेंगे, मेरा वीडियो दोबारा से एक बार स्टार्टिंग से इसको देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसके बारे में और समझाऊंगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए 3rd लेक्चर में आज हमने इतना ही पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्रिस्टल समुदाय का वर्गीकरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, जो अपना जो क्रिस्टल जो कम्युनिटी है, ठीक है ना, हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, तो आपको स्टार्टिंग जो 3 लेक्चर हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि शुरुआत के जो 5-6 लेक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो हमें समझ में आते हैं तो हम आगे के लेक्चर्स को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है भाई, आपको अगर ये मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, टॉपिक अच्छा लग रहा है, तो इसे आप लाइक करें, आप इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। आपके जो दोस्त हैं, आपके साथी हैं, ठीक है, उन्हें आप शेयर करें, उन्हें बताएं। ठीक है भाई, और जो बेल आइकन बटन है उसको भी आप जरूर दबाएं, तो ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है मेरी नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएंगे वो आपको मिल जाएंगे।